हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। दिस इज़ योर गाइड पवन वर्मा। आज अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली टास्क का डे नंबर 9th नंबर डे में कौन कौन है जो लगातार हर दिन किए जा रहा है 9 दिनों से। 9 दिनों से कौन कौन हर कोई किया जा रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। ऐसे हाथ उठाओ और कमेंट कर दो। ऐसे स्माइली होता है ना, ये इमोजी, ये कमेंट कर दो कि भाई कौन कौन है जो डेली कर रहे हैं, डेली 5 क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। कोई संडे गैप नहीं दे रहे हैं, कोई मंडे गैप नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ गैप नहीं दे रहे हैं। 5 क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल ले रहे हैं। आप खुद से सॉल्व कर ले रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे हो तो भी चलेगा। कमेंट करके बता दो कि कौन कौन है जो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये डे नंबर 9 को डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात कि आपको अगर डेली टास्क वाले क्वेश्चंस अगर पहले नहीं मिलती है, वीडियो से पहले नहीं मिलती है, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम में, या तो फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको डेली टास्क मिल जाया करेगा। ठीक है, और आप अगर हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में दिस इज़ माई ID, दिस इज़ माई मैथ्स विद पवन वर्मा ID। आप सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पे हमें DM वगैरह कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है कि a shopkeeper marked an article costing ₹1600 by 10% above its cost price। कॉस्ट प्राइस से 10% ऊपर मार्क लगा दिया, यानी कि MRP लगा दिया, एक स्टिकर लगा दिया। तो मैं कहता हूं कि 10% ऊपर लगाया। तो एक छोटी सी बात यहाँ लिख लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस और MRP। तो कह रहा है कि 10% ऊपर लगाया, तो 10% की मतलब होती है 1/10। मतलब 10 अगर है तो 10% उसका होता है 1, यानी कि 10 से 1 ऐड करके, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉस्ट प्राइस अगर 10 यूनिट होगी तो MRP हो जाएगी 11 यूनिट। तो कह रहा है कि शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल कॉस्टिंग 1600 रुपया, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 1600 रुपया है, तो उसका MRP कितना होगा बताओ। तो मैं क्यों पता है कि 10 यूनिट का मतलब हो गया 1600, तो 1 यूनिट का मतलब 160 इसी में ऐड कर दो तो हो जाएगा 1760। हो गया। उसके बाद कहता है कि एंड सोल्ड इट फॉर 1540 में बेच दिया आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ X%। तो सेलिंग प्राइस भी गिवन है 1540 में, मतलब लॉस करके बेचा है। 1600 का सामान था, 1540 में बेच दिया, लॉस करके बेच दिया। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मतलब डिस्काउंट जो दे रहा है X% का, वो आपको पता करना है भाई कितना दिया, डिस्काउंट कितना दिया, ये आपको पता करना था। सिंपल सा सवाल था। ठीक है, तो मैं कहता कि चलो डिस्काउंट कितना दिया, मतलब 1760 में से 1540 में बेचा है तो कितने का डिस्काउंट दिया। तो मैं कहता हूँ कि 1760 में 200 कम करूँ तो 1560 होता है, 220 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो 220 रुपये का डिस्काउंट किस पे मिला, 1760 पे मिला। तो मुझे वही परसेंटेज पता करना है कि 220 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1760, ये आपको पता करना है। तो मैं कह रहा 0 कैंसिल, 22 से कट जाएगा ये 1/8। 1/8 का मतलब कितना होता है जी, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। 12.5% का डिस्काउंट दिया। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना का उसका लॉस हो गया, लॉस हुआ ना, कितने का लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ आप मुझे कमेंट करके बताओ कि कितना का लॉस हुआ। 1600 रुपीज़ का सामान था, 1540 में बेचा, तो कितने का लॉस हुआ ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो जो पूछ रहा हूँ वो कमेंट करते चलो। मैं 5 सवालों में कुछ चीज़ें पूछता चलूँगा, आप वो सारी चीज़ें जब आएगी तब कमेंट कर दो। नो, ये मतलब नहीं है कि कितनी बार आप कमेंट कर रहे हो, बस कमेंट कर दो। हाँ, अभी एक चीज़ पूछा, कमेंट कर दो। दूसरी चीज़ जब पूछूंगा तब फिर कमेंट कर देना। तीसरी जब चीज़ पूछूंगा तब फिर कमेंट कर देना। तो जितनी चीज़ें पूछूंगा उतना कमेंट कर देना, है ना। वेट मत करना वीडियो ख़त्म होने का या फिर वीडियो रोकने का। जब जो पूछूंगा वो बता देना। मुझे बताओ कि कितने % का लॉस हुआ, यहाँ पे लॉस जो हुआ है कितने % का लॉस हुआ है, आपको ये बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, 12.5% हमने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी
बोट एंड स्ट्रीम का है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो हो सकता है उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये स्पीड टाइम डिस्टेंस ईजी है, कॉन्सेप्ट ईजी है, हम लोग लाइव क्लासेस में इसको पढ़ेंगे। तो कहता है कि बोट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 920 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 40 आवर्स। डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता है 40 घंटे में, ठीक है, 920 किलोमीटर। इफ द बोट कैन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 20 आवर्स। 400 किलोमीटर ट्रैवल करता है 20 घंटे में स्टिल वाटर पे। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 1020 किलोमीटर अपस्ट्रीम। डिस्टेंस अपस्ट्रीम ट्रैवल करेगा। अब देखो छोटी सी बात कर लेते हैं कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अपस्ट्रीम क्या होता है, स्टिल वाटर क्या होता है, ये छोटी सी बात हम कर लेते हैं। तो मैं बताता हूँ। देखो जैसे कि सपोज़ ये एक पानी है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, पॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर बोट को मैं ट्रैवल करवाऊँगा, ये मेरा बोट है, इसको ऐसे ऐसे करके हम ट्रैवल अगर कराएंगे तो पानी यहाँ पे रुका हुआ है, पानी का मूवमेंट नहीं है, पानी स्टिल है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बोट की स्पीड ही काम करेगी। बोट की जो भी स्पीड होगी वो बोट की स्पीड हेल्प करेगी बोट को आगे जाने में, ठीक है। अब थोड़ा सा कंडीशन में अगर ऐसा कर दूँ कि मान लीजिए कि आगे जाकर पानी थोड़ा ऐसे हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइंड सरफेस आ गया, इंक्लाइंड सरफेस आ गया, तो मुझे बताओ कि पानी का मूवमेंट किधर होगा? पानी का मूवमेंट तो इंक्लाइंड की तरफ ही होगा, यानी कि वाटर की कुछ स्पीड हो जाएगी। और वही बोट को मैं कहता हूँ कि इधर जाना है तो बोट की स्पीड तो रहेगी रहेगी। तो इंक्लाइंड सरफेस में जिस सेम डायरेक्शन की बात अगर करूँ तो सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में बोट को भी अगर जाना है तो इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम में होता क्या है कि बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। छोटी सी कंडीशन कि जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे, पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट भी जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा कि बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। अब एक कंडीशन और ले लेते हैं, बोट इधर से आ रहा था ना, तो एक और कंडीशन यहाँ पे रख लेते हैं कि ये इस तरह से इंक्लाइंड है, तो पानी किस तरफ होगा? पानी इस तरफ जाएगा, पानी इस तरफ जाएगा। तो मैं अब कहता हूँ कि बोट को इस तरफ जाना है, अपोजिट डायरेक्शन जाना है। पानी जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट को जाना है। तो बोट की एक स्पीड होगी और वाटर की भी स्पीड होगी। वाटर तो जिस तरफ इंक्लाइंड है उस तरफ जाएगा, तो इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम। इसको कहा जाता है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम में होता क्या है? तो होता क्या है, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड होती है। ये तीन कंडीशन है। कितना बढ़िया ड्राइंग बनाया मैंने है ना। तो डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम, और ये जो बीच का कंडीशन मैंने ये जो ड्रॉ किया है ये है स्टिल वाटर का कंडीशन, यानी कि वाटर का मूवमेंट नहीं है। तो वाटर का मूवमेंट नहीं है तो सिर्फ बोट की स्पीड काम करेगी वहाँ पे। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे दी गई है। पहला क्या बोला गया है कि डाउन स्ट्रीम ट्रैवल करता है 920। डाउन स्ट्रीम मतलब इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, जिस तरफ वाटर फ्लो कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 920 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? तो टाइम लगता है 40 आवर्स। तो भाई स्पीड क्या रही होगी? तो मैं कहता 920 डिवाइडेड बाई 40 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से काटो तो 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, यानी कि 23 किलोमीटर पर आवर। और ये जो स्पीड आई है, ये जो स्पीड आई है, ये क्या आई है? ये क्या आई है? तो ये जो स्पीड आया है ये आया है बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड आया है। ठीक है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं। कह रहा है कि बोट ट्रैवल कैन ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, ये वाली बात, इन स्टिल वाटर इन 20, यानी कि स्टिल वाटर की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 400 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। और टाइम कितना लेता है? टाइम लेता है 20 आवर्स, 20 आवर्स। तो इसको अगर मैं डिस्टेंस बाई टाइम कर दूँ तो बोट की स्पीड मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ बोट का स्पीड ही काम करता है। तो इसको डिवाइड कर दे तो कितना आएगा? 0 से 0 कट गया, ये हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की स्पीड मिल गई 20 किलोमीटर पर आवर।
तो मुझे ये बताओ कि बोट की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आवर है तो वाटर की कितनी होगी। तो 20 इधर लाके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वाटर की कितनी मिलेगी, तो वाटर की मिलेगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो वाटर की स्पीड मिल गई। अब हमें पूछा लास्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट। टाइम यहाँ नहीं लिखा हुआ यार, मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 1020 किलोमीटर डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ट्रैवल करना है 1020 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, तो 1020 किलोमीटर। स्पीड क्या होगी, तो मैं कहता था स्पीड तो ये वाली होगी ना, अपस्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, तो बोट माइनस वाटर। बोट कितना है, तो बोट है 20, हमने निकाला हुआ है, बोट है 20 और वाटर कितना है, वाटर है 3, तो 3 माइनस करेंगे तो स्पीड हो जाएगा 17 और मुझे टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो यू हैव टू फाइंड दिस। तो 17 इंटू 6 कितना होता है, 17 इंटू 6 कितना होता है 102। तो 60 किलोमीटर हमारा ऑप्शन ए आंसर हो गया। आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर आपका आंसर आया है तो वेरी गुड, नहीं आया है तो आप समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। छोटे मोटे कैलकुलेशन होंगे तो करना ही पड़ेगा ना मेरे भाई। हाँ, बैंकिंग के पेपर में कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है क्योंकि ऑप्शन मैच करती है, अगल बगल की ऑप्शन होती है। एसएससी के पेपर में ऐसा होता है कि ऑप्शन आप टेक कर सकते, ऑप्शन से जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन अ सम ऑफ ₹17,000 at 15% per annum for 2 years is how much more than the simple interest accrued on the same sum for 2 years at 10% rate of interest per annum। 17,000 मेरा प्रिंसिपल है, वो 17,000 ही प्रिंसिपल रहेगा। कह रहा है कि एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी 15%, टाइम रहेगी 2 ईयर, ठीक है। और एक बार क्या निकालना है, तो एक बार निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। मैं यहाँ थोड़ा दूरी बनाकर लिखता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, रेट क्या रहेगी, रेट रहेगी 10% पर एनम और टाइम क्या रहेगी, टाइम रहेगी 2 ईयर। तो मेरे को कंपाउंड और सिंपल का डिफरेंस हाउ मच मोर बोल रहा है ना, तो मैं कह रहा कि डिफरेंस ही निकालना है, कितना डिफरेंस होगा इन दोनों में। जो इंटरेस्ट आएगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, उसमें डिफरेंस बताना है कि कितना डिफरेंस आएगा। तो ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं तो 10% करके 2 सालों में 10 + 10 सिंपल इंटरेस्ट विल बी 20% ऑफ प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है, उसका 20% सिंपल इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा 1700 3400 रुपये डायरेक्ट निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा बात था। 15% यहाँ पे है कंपाउंड इंटरेस्ट का, 15% है 2 साल के लिए, तो सक्सेसिव वाला अप्लाई कर दो, x + y + xy/100 ये अप्लाई कर दो। तो कह रहे 15 + 15 इज़ 30, 15 × 15 इज़ 225, 32.25। तो ये जो आएगा, ये आएगा 32.25% ऑफ प्रिंसिपल। ये आएगा, ये 32.25% ऑफ प्रिंसिपल विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, मुझे डिफरेंस बताना है। मैं 32.25 क्यों निकालूँ, नहीं निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा 32.25 और यहाँ पे कितना आया था, यहाँ पे आया 32.25 और यहाँ पे कितना आया 20। इसका डिफरेंस देखो कितना है, तो इसका डिफरेंस है 12.25%। 12.25% ऑफ प्रिंसिपल निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो मैं कह रहा 17,000 है ना, तो 17,000 है तो लिख लेता हूँ और उसका 12.25% निकालनी है तो 100 और पॉइंट का भी 100 मैंने लिख दिया, 3 0 ऐसे कट गया, अब रह गया सिर्फ 10। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी भाई साहब। 17 का टेबल आपको याद है, किस किस को याद है, 17 5 times is 85, carry 8, 17 2 times 34 + 8 42, carry 4,
17 2 टाइम्स 34 प्लस 8 38 कैरी 3, 17 प्लस 3 इज़ 20 और एक जीरो यहाँ पे था तो यहाँ पॉइंट लगा दो, तो 2082.5 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। डिफरेंस निकालनी थी तो मैंने कोई कैलकुलेशन यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, इसलिए मैंने लिख दिया, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बस परसेंटेज का डिफरेंस निकाला और उसी परसेंटेज को फाइंड आउट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ओके, परमुटेशन कम्बिनेशन कहता है क्या है, समझो, इसको भी समझाता हूँ मैं। कह रहा है कि हाउ मेनी 4 डिजिट even number, how many 4 digit even number can be formed using the digit 0 1 2 3 when repetition is not allowed। 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं मुझे और इवन नंबर होने चाहिए। इवन नंबर होने चाहिए मतलब मेरे पास चॉइस है 0 1 2 3, तो इवन नंबर होने चाहिए तो मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए। 1 और 3 आएगा तो इवन नहीं होगा। ठीक है, और 0 आना चाहिए या तो 2 आना चाहिए, 0 या तो 2। तो कह रहा है कि इतने ऐसे 4 डिजिट के कितने सारे नंबर बन सकते हैं व्हेन रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। इसका मतलब क्या है, रिपीटेशन नॉट अलाउड मतलब मैं अगर कह रहा हूँ कि ये 4 डिजिट है मेरे पास, तो मैं कह रहा कि 1032 अगर ये है तो 1022 नहीं हो सकता, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, यहाँ रिपीटेशन है, तो ये नंबर अलाउड नहीं है। हमें ऐसा नंबर काउंट करना है जहाँ पे रिपीटेशन नहीं हुआ हो। तो ठीक है, तो हम कैलकुलेशन करते हैं, मतलब प्रोसेस बताते हैं कि कैसे किया जा सकता है। तो मैं कह रहा कि मेरे को 4 डिजिट चाहिए ना, तो पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ना 0 को फिक्स कर देता हूँ, 0 को फाइनल कर देता हूँ। तो 0 को मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया, तो एक तरीके से मैंने उसको रख दिया। अब मेरे को ये पता करना है कि कितने सारे ऐसे नंबर है जिसके यूनिट डिजिट में 0 आएंगे, तो 0 तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास चॉइस क्या बचा है, मेरे पास चॉइस बचा है 1 2 3, मेरे पास चॉइस बचा 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 में से यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 1 2 3 में से कोई भी आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो इसमें से तीनों में से कोई आ सकता है। तो मतलब इस जगह के लिए मेरे पास चॉइस है 3, इस जगह के लिए मेरे पास चॉइस है 3। अब सपोज दैट यहाँ पे 1 आ गया, सपोज दैट यहाँ 1 आ गया, तो अब यहाँ के लिए चॉइस कितना बचेगा, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 ही तो बाकी रह गया। अब हम कहते हैं कि चलो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 चॉइस था, यहाँ पे 2 आ गया, लास्ट के लिए चॉइस बचेगा 3, तो यहाँ पे 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब मल्टीप्लाई, ये तो एक ही तरीके से आया, 0 को उठा के रख दिया तो वो एक ही तरीका हो गया। तो मैं कह रहा कि यहाँ पे कितना आया, तो 3 × 2 6, यहाँ पे 6 अलग अलग तरीके मिलेंगे जहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या होगा, यूनिट डिजिट में 0 होगा, तो ये 0 वाला हुआ। और भी नंबर बनेंगे, और भी नंबर बनेंगे 4 डिजिट के। अब कौन से नंबर बनेंगे तो उसको भी समझ लेते हैं। हम कह रहे हैं कि 0 वाले तो हो गए, लेकिन मेरे पास 2 भी तो था, तो 2 भी यूनिट में आएगा, तो यूनिट डिजिट में आ गया तो इवन बनेगा। तो मैं कह रहा 2 को यहाँ फिक्स कर दो, 2 को उठाओ यहाँ फिक्स कर दो। तो ये एक तरीके से हो सकता है कि 2 को मैंने उठाया और यहाँ फिक्स कर दिया। अब मैं इस जगह की बात करता हूँ। अब जब इस जगह की बात करता हूँ तो यहाँ के लिए मेरे पास चॉइस कितने हैं, तो मैं कह रहा यहाँ पे 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, लेकिन 0 नहीं आ सकता है। अगर 0 आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 आया था, तो मेरे पास नंबर क्या होगा, 0 1 3 2, तो ये 4 डिजिट का नंबर नहीं कहलाएगा, ये 3 डिजिट का नंबर कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। तो इसीलिए क्या होगा कि मेरे को स्टार्टिंग के प्लेस में कितने चॉइस बनेंगे, स्टार्टिंग के प्लेस में 2 चॉइस बनेंगे, 1 या तो 3, कोई भी एक आएगा। अब चलो मैंने कह रहा कि 1 आ गया, अब 1 आ गया तो मेरे पास इस जगह के लिए कितने चॉइस बचेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ 0 भी आ सकता है, अब 0 आ सकता है और 3 भी आ सकता है, तो 2 चॉइस वापस से मेरे पास यहाँ बनेंगे। अब सपोज 0 ही सेट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे एक चॉइस रह जाएगा 3 आने का, तो ये एक तरीके से फिल किया जा सकता है। तो इस तरीके से मेरे को इतने सारे नंबर मिलेंगे जहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 होगा। तो कितना होगा, 2 × 2 4 डिफरेंट वेज बनेंगे जहाँ पे यूनिट डिजिट में 2 होगा। तो और का मतलब होता है प्लस, तो इस दोनों को ऐड कर दे तो टोटल देयर विल बी
10 अलग अलग नंबर बनेंगे जो इवन होंगे और किसी में भी कोई रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल हमने ऐसे सवाल, मैं डिजिट वाली अगर बातें करूँ ना, तो डिजिट वाला क्वेश्चन शायद अभी नहीं पूछा जाता है बैंकिंग के एग्ज़ाम में, नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा जाता है लेटर्स अरेंजमेंट वाले पूछे जाते हैं, है ना, जो कल के शायद प्रैक्टिस सेट में थी, तो आज डिजिट वाला है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं, समझते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ रोहित आफ्टर 6 ईयर एंड द एज ऑफ संगीता 5 years ago was 8:5। रोहित की एज 6 साल के बाद और संगीता की एज 5 साल पहले, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 8:5। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, रोहित का 6 साल के बाद और संगीता की एज 5 साल के पहले, 5 years ago। ठीक है, फिर कहता है प्रेजेंट एज ऑफ संगीता इज 2 years मोर देन दैट ऑफ रोहित। रोहित से 2 साल बड़ी है, रोहित से 2 साल बड़ा है संगीता, बड़ी है संगीता। ठीक है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड संगीता, दोनों की प्रेजेंट एज की सम पूछ रहा है। तो रोहित से 2 साल अगर बड़ी है तो मैं इस तरह से लिखूँ क्या, जैसे कि मान लीजिए कि संगीता एंड रोहित 2 लोग हैं, तो मैंने रोहित को अगर x माना तो ये 2 साल बड़ी होगी ना। हाँ, प्रेजेंट एज की बात हो गई, ये तो प्रेजेंट एज की बात हो गई ना। तो अब यहाँ इस स्टेटमेंट को अगर फिक्स करें तो मैं कह रहा कि रोहित के 6 साल के बाद, पहले ही लाइन में बोला था रोहित के 6 साल के बाद, तो मतलब रोहित का एज अगर x है तो उसका 6 साल के बाद 6 हो जाएगा, x+6। और संगीता की एज 5 साल पहले, तो मैं कह रहा संगीता की एज अगर x+2 है, संगीता की एज x+2 है तो उसे 5 साल पहले जाऊंगा तो 5 माइनस कर दूंगा, तो इसका रेशियो कितना दिया हुआ था, इसका रेशियो दिया हुआ था 8/5। इसका रेशियो दिया हुआ था 8/5। x की वैल्यू पता करो, तो x की वैल्यू पता करते तो 5 × x 5x × 5x + 30 एंड दिस इज लाइक 8 × x इज 8x एंड -3 × 8 इज -24। 5 को उधर लाके 3x कर दिया और ये इधर आया तो 54 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 and 8 18, यानी कि रोहित की एज आ गई 18 और ये हो गया 20। तो टोटल सम पूछा है तो 38। आंसर इज 38। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कितना बढ़िया हो गया, राइट। तो ये आपका टास्क था आज का, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। डेली एक हैबिट बना लो कि इतना क्वेश्चन करना है। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे पूरा सब क्लियर कर देंगे यार। हर दिन ग्रो करना है। आप सोचो कि हर एक दिन अगर आप 1% करके ग्रो करते जाओगे तो सोचो कि आप साल भर में कितना % ग्रो करोगे, है ना। कंपाउंडेड ग्रो करोगे आप, कंपाउंडेड, नॉट सिंपल, ठीक है। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक का बटन को प्रेस कर दो एटलीस्ट, और कमेंट करो। मैंने एक ही चीज़ पूछा इस क्वेश्चन में इस वीडियो में एक ही चीज़ पूछा। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, थैंक यू। फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक यू, बाय।